इन्हें वन ऑफ द फाउंडेशन फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे। इनके पास श्रम मंत्री का भी प्रभार था। ये जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनी, तो उस संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। 1930 और 40 दशक के ये बहुत ही सफल राजनीतिज्ञ थे। सामाजिक क्षेत्र में भी इनका बड़ा नाम था। ये जिन्ना के अन्यतम सहयोगियों में से एक थे और पाकिस्तान बनवाने में, और विशेष रूप से ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उसके विभाजन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बड़े दलित नेता थे। बाद में इन्हें 2 मंत्रालय और दिया गया। इन्हें कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया गया, कॉमनवेल्थ मामलों का मंत्री बनाया गया। लेकिन 3 साल से भी कम समय में इनका मोहभंग हो गया और अक्टूबर 1950 में ये केंद्रीय मंत्री रहते हुए, पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री रहते हुए, ये लगभग छिपते हुए, भागते हुए भारत आ गए और भारत से ही उन्होंने अपना जो इस्तीफा है, रिजिग्नेशन लेटर था, उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को लिखा और उस पत्र में उन्होंने पाकिस्तान के नवगठित पाकिस्तान के जो समस्याएं थी और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और दलितों को लेकर जो समस्याएं थी, उसकी एक तरीके से पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। नमस्कार, पड़ोसी के इस अंक में आज हम इसी शख्स की बात कर रहे हैं जिसे पाकिस्तान का अंबेडकर भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोगेंद्र नाथ मंडल की। देखिए, जोगेंद्र नाथ मंडल 1930 और 40 के दशक के बड़े नेता थे और उनका राजनीतिक सफर, जब तक वो राजनीति में थे, बहुत सफल था। उनकी बड़ी धाक थी और बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में उनको जाना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा चमकता हुआ सितारा, जिनकी एक धमक थी, जो पाकिस्तान बनाने में जिन्ना के अन्यतम सहयोगियों में थे, उसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। और भारत आने के बाद 1950 अक्टूबर में जब वो भारत आए और यहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा लियाकत अली को, उसके बाद लगभग 18 साल वो जीवित रहे। 1968 अक्टूबर में उनकी देहांत हुआ। ये 18 साल लगभग वो गुमनामी में रहे। उनको इतिहास ने लगभग इरेज कर दिया, मिटा दिया। वो बांग्लादेश उसे याद नहीं करता जो आज का बांग्लादेश है, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान जहाँ की वो राजनीति करते थे, जहाँ के वो बड़े नेता होते थे। वो पाकिस्तान उन्हें याद नहीं करना चाहता जहाँ पे, जिसको बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, जहाँ के पहले लॉ मिनिस्टर थे, संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष थे। और वो भारत तो याद करता ही नहीं है। जहाँ यदि आप मान लें 3 साल का वो समय 1947 से 1950 तक का, जब वो पाकिस्तान में थे और वहाँ पे मंत्रिमंडल पे थे, शेष पूरा जीवन उनका भारत में गुजरा और उनका मृत्यु भी भारत में हुई। वो भारत भी उन्हें याद नहीं करता है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे कि जिस जोगेंद्र नाथ मंडल को भुला दिया गया था, पिछले 2-3 सालों में वही जोगेंद्र नाथ मंडल फिर से चर्चाओं के केंद्र बिंदु पे आए। और ऐसा नहीं है कि टीवी स्टूडियो में, सड़क से लेकर संसद तक उनकी चर्चा होने लगी। कुछ उनकी पुरानी किताबें आने लगी। उनका दिया गया इस्तीफा फिर से लोगों की चर्चा का विषय बन गया। उन पे एक डिस्कशन शुरू हो गया। और सिर्फ यही नहीं है, तो हमको ये जोगेंद्र नाथ मंडल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस पूरे बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से कारण हैं कि फिर से 2-3 सालों में वो कौन सी घटनाएं घटी हैं जिससे जोगेंद्र नाथ मंडल पे फिर से चर्चा शुरू हो गई और कुछ और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो इसको समझने के लिए आपको 2 साल पीछे जाना पड़ेगा और आप ये समझिए कि 2019 में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया, नागरिकता संशोधन कानून आया, CAA, और उसके बाद जो असम और बंगाल के चुनाव थे, इन सब में आप देखिए 3-4 विषयों पे चर्चा फिर से शुरू हो गई, जिसमें एक तो जोगेंद्र नाथ मंडल। इसके अलावा देखिए नेहरू लियाकत पैक्ट जो 1950 में हुआ, अप्रैल 1950 में हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, उसकी चर्चा शुरू हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा शुरू हो गई। 2 शब्द, 2 जनजातियों की बड़ी बात होने लगी, 2 जातियों की कहने बहुत बात होने लगी। मथुआ एक पूरी कम्युनिटी है, उसकी बात होने लगी। आपने पूरे बंगाल चुनाव में सुना था नमुसुद्रो, एक जो वहाँ की एक बहुत ही प्रभावशाली जाति है, उसकी बड़ी बात होने लगी। एक बड़ी कम्युनिटी है, उसकी बात होने लगी। तो ऐसा क्या हुआ, हम इस पूरी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम ये समझें कि जोगेंद्र नाथ मंडल की उस समय क्या भूमिका थी, उसका भारत के विभाजन में क्या फर्क पड़ा, विशेष रूप से जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, जो बंगाल का विभाजन हुआ। देखिए, विभाजन को भी आपको समझना पड़ेगा। भारत का विभाजन में 2 विभाजन थे। एक
वेस्ट पाकिस्तान का जो आज का पाकिस्तान है, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान का जो अब बांग्लादेश, जो 1971 में बांग्लादेश बन गया। वेस्ट पाकिस्तान के विभाजन पे तो बहुत सी कहानियां हैं, मूवियां हैं, किताबें हैं, क्योंकि वो पंजाब का विभाजन था, हर तरह की चीजें उसमें उपलब्ध हैं। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का विभाजन जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण था, मेरी कोशिश होगी, मैं बात तो जोगीनाथ मंडल की, आज के इस अंक में हम कोशिश करेंगे जोगीनाथ मंडल को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, उन घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे जोगीनाथ मंडल फिर से चर्चाओं पे आए हैं और उनकी क्या भूमिका रही है। देखिए 1904 में जोगीनाथ मंडल का जन्म हुआ अभी के बांग्लादेश में, उस समय के अविभाजित बंगाल के बुड़िस्ताल एक जगह है, वहाँ का बड़ा फेमस डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसको गेटवे ऑफ बंगाल भी कहते हैं, धान के लिए, पाम ऑयल के लिए बहुत प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ 1904 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म एक नोमोसूद्रो परिवार में हुआ। अब ये नोमोसूद्रो जो है वहाँ का बड़ा प्रोमिनेंट एक कम्युनिटी है जिनका बहुत प्रभाव है और उसका प्रभाव पूरे बंगाल में बहुत ज़्यादा था। तो उस कम्युनिटी में इनका जन्म हुआ और नमोसूद्रो परिवार में जब इनका जन्म हुआ तब तक वहाँ का जो नमोसूद्रो था, जिसको हम एक तरीके से दलित कह सकते हैं, वो बहुत जागरूक हो चुका था। उनके जागरूक होने के पीछे 1861 में एक वहाँ पे आंदोलन हुआ जिसको हम चंडाल मूवमेंट कहते हैं। देखिए जब हम दलितों की किसी राजनीति की बात करते हैं या दलितों की किसी मूवमेंट की बात करते हैं तो हम सामान्यतः बात करते हैं जो पेरियार साहब ने साउथ में किया या ज्योतिबा फुले ने जो महाराष्ट्र में किया शिक्षा में सुधार, जाति व्यवस्था के। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही सफल आंदोलन जिसको इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, जिसको हम चांडाल मूवमेंट कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1861 में गुरुचरण दास ठाकुर ने की थी। और यह चांडाल मूवमेंट एक तरीके से दलित मूवमेंट था। अगर आप बंगाल की राजनीति को देखेंगे, पूरे बंगाल की राजनीति को देखेंगे तो वहाँ दो शब्द बहुत निकल के आए हैं। एक कहते हैं भद्रलोक समाज और एक हम कहते हैं नमोसूद्रो, जो नमोसूद्रो इस बार के चुनाव में बहुत निकल के आया है। भद्रलोक समाज मतलब वो इलीट वर्ग जो अपने अंदर सुधार चाहता है। अगर आप याद करें 1819वीं शताब्दी का शुरू से लेके, तो ये भद्रलोक समाज अपने आप में बड़ा सुधार कर रहा था सामाजिक, चाहे वो राम मनोहर राय रहे हों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सागर रहे और भी बहुत लोग रहे हों, शिक्षा पे हो, सती प्रथा पे हो, इन सब में एक सुधार चल रहा था। लेकिन ये सुधार सामाजिक सुधार और ये भद्रलोक समाज के अंदर था। ये सुधार की आंच दलित समाज पे नहीं जा पा रही थी और दलित समाज को उस समय चांडाल कहते थे। चांडाल जैसा कि आप जानते हैं कि एक संस्कृत का शब्द है जिसका अगर आप सामान्य मीनिंग समझने की कोशिश करें तो अगर डिक्शनरी मीनिंग इसको समझे तो चांडाल का मतलब वो जिन लोग शव को जलाने का या उसको साफ सफाई करने का, शवदाह से, शमशान से संबंधित रखते हैं। और इनका मुख्य कार्य ये था। इसके अलावा ये पशुपालन कर लेते थे, मछली पालन कर लेते थे और इनकी जो बस्तियां होती थी ये शहर के बाहर होती थी, गांव के बाहर होती थी, उन बस्तियों पे काम करते थे। तो उनके साथ बड़ा अत्याचार होता था जैसा हर जगह होता था। और चांडालों ने फिर एक मूवमेंट शुरू किया 1861 में और उन्होंने पहली बार जिसको कहते हैं कि भद्रलोक समाज का बहिष्कार किया, उनके काम करने से मना किया गुरुचरण ठाकुर के नेतृत्व में। और ये आंदोलन इतना सफल हुआ, 3 महीने के बाद एक समझौता हुआ और इनको, लेकिन उस आंदोलन में भी उन्होंने सिर्फ इसको नहीं रखा था, उस आंदोलन में भी इस आंदोलन को उन्होंने ये समझा कि तब तक किसी समाज को महत्व नहीं मिल सकता जब तक वो शिक्षा को ना प्राप्त कर ले। तो शिक्षा चांडाल मूवमेंट का सबसे महत्वपूर्ण था। 1871 के जनगणना में जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत हुआ उसमें सभी दलितों को चांडाल की श्रेणी में रखा गया। उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि भाई चांडाल हम नहीं है। फिर यह आंदोलन सफल हुआ और अंत में जाके जो 1911 का सेंसस हुआ उसमें चांडाल की जगह नमोसूद्र रखा गया। हालांकि वो नमो रखना चाहते थे, बाद में उसमें वो सूत्र शब्द जोड़ा गया, उसके लिए भी उन्होंने बड़ा प्रयास किया। तो ये जो 1861 का आंदोलन था, चांडाल मूवमेंट जिसको कहते हैं, उससे नमोसूत्र एक बहुत शक्तिशाली समुदाय बन गया। और ये जो जिन्होंने इस आंदोलन को, गुरुचरण दास ठाकुर जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था, उनके बहुत अनुयायी बन गए। और उन्हीं के अनुयायी बाद में मथुआ कहलाए, जो वो दलित समाज से ही आते थे या वंचित समाज से आते थे, वो मथुआ कहलाए। और आपको ध्यान होगा कि अभी जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश के 50वीं स्वतंत्रता उसमें बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने ठाकुरबाड़ी गए। तो ठाकुरबाड़ी में इन्हीं का मंदिर है ना। और उस मंदिर पे वो गए। मथुआ समाज, मथुआ का बड़ा नाम चुनाव में भी आया। उनके जो फॉलोअर्स थे, उसके बाद उनके बेटे श्यामा प्रसाद ठाकुर ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया
और उन्होंने करीब 1000 से ज़्यादा स्कूल इस समाज के लिए उन्होंने सरकार से, ब्रिटिश इंडिया से उन्होंने कराई। तो कुल मिला के इस आंदोलन ने वहाँ पे इनको बहुत शक्तिशाली कर दिया था। और उसी समाज को 1904 में इनका जन्म हुआ, बुढ़ीसाल में जन्म हुआ जोगेंद्रनाथ मंडल का। अब जोगेंद्रनाथ मंडल का भी अगर आप इतिहास को देखेंगे तो बचपन उनका लगभग वैसे ही था जैसा बाबा साहब अम्बेडकर का था। उन्होंने समाज में उस तरीके की भेदभाव देखा, उस तरह का छुआछूत देखा, उस तरह का आपके साथ बिहेवियर देखा। और ये करते करते उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया। कृषक परिवार से थे तो उनको एक सपोर्ट मिला कई जगहों से, और उन्होंने भी बिल्कुल जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की थी, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहीं पे बुढ़ीसाल के ही कोर्ट पे, फिर बाद में कोलकाता कोर्ट में उन्होंने भी प्रैक्टिस शुरू की। और ये प्रैक्टिस को जब उन्होंने शुरू किया तो उसको एक समाज सेवा के रूप में शुरू किया, और उस प्रैक्टिस के माध्यम से उन्होंने दलित और वंचित समाजों की सहायता करनी शुरू की। और इस दलित और वंचित समाज की सहायता करते करते उनको ये लगा कि उन्हें भी राजनीति में आ जाना चाहिए, और फिर वो राजनीति में आ गए। और 1937 में उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा। उन्होंने निर्दलीय विधायक के रूप में, जो 1937 के चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने बंगाल से निर्दलीय विधायक बने। शुरू की राजनीति उनकी कांग्रेस के साथ थी, सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको 1939 में बुढ़ीसाल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। बाद में 1940 में उन्होंने उनको कलकत्ता के नगर पालिका जो कॉरपोरेशन का चुनाव, उसमें वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ाया, और बाद में उन्हीं के प्रयास से वो नगर निगम कलकत्ता के वो अध्यक्ष भी बने। लेकिन 1940 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस से छोड़ के जाते ही उनका कांग्रेस से मोहभंग शुरू हो गया। और उसके बाद वो अंबेडकर से तो जुड़े ही दलित आंदोलन के चक्कर में, लेकिन उनकी धीरे धीरे जो नज़दीकियाँ थी वो मुस्लिम लीग से भी होती चली गई। वो अंबेडकर से मिले भी। 1942 में जब अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की 1942 में, उसमें हालांकि उस कार्यक्रम में तो सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन उनका सहयोग था। और बाद में 1943 में उसने उस फेडरेशन को भी, उसकी जो बंगाल शाखा उसकी खोली। लेकिन ये समय में वो अंबेडकर के साथ तो काम कर रहे थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग से भी, जो बंगाल में उनकी नज़दीकियाँ बढ़ते चले गई। और आप देखिए 1943 में वो पूरी तरीके से वो मुस्लिम लीग के साथ आ गए। 1943 में जब बंगाल में कांग्रेस ने अपना सरकार बनाने से मना कर दिया, और वहाँ पे एक कृषक प्रजा पार्टी थी, उसने अपनी सरकार बनाई थी, जिसके मेरे ख्याल से फजलुल हक उसके अध्यक्ष थे या मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार को इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गिराई और सुहरवर्दी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वो ऐसा नहीं था, उसमें उन्होंने एक समझौता भी किया जिसमें 3 दलितों को मंत्री बनाना था, 3 दलितों को सचिव बनाना था। तो उन्होंने दलितों को अधिकार भी दिलाया उसमें, स्वयं उसमें सहकारिता मंत्री बने, या सहकारिता या कोई मंत्री बने वो, तो खुद भी उन्होंने मंत्री पद लिया। तो 43 में लगभग ये तय हो गया जब उन्होंने मुस्लिम लीग की सरकार बना दी और मुस्लिम लीग के साथ आ गए। और उसके बाद धीरे धीरे उनका जो पूरा एक वो था, उनको ऐसा लगता था कि उनको किसी तरीके से दलित समाज को बड़ा मोटो था। इस मोटो को लेकर चलते हुए वो धीरे 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 मुस्लिम लीग के करीब हो गए, और बाद में उन्होंने पूरी तरीके से हाथ मुस्लिम लीग से मिला लिया, जिन्ना के साथ हाथ मिला लिया। मुस्लिम लीग की सरकार में तो वो शामिल नहीं थे। 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने चुनाव मुस्लिम लीग से तो नहीं लड़ा, उन्होंने चुनाव लड़ा जो अंबेडकर जी की पार्टी थी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उससे चुनाव लड़ा। लेकिन आप देखिए, ये एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, भारत को उनकी बहुत बड़ा देन था। उस चुनाव में ऑल इंडिया दलित फेडरेशन के सिर्फ एक व्यक्ति जीते, वो थे मंडल साहब, जोगेंद्रनाथ मंडल। उसमें अंबेडकर स्वयं चुनाव मुंबई से हार गए। तो संविधान सभा में अंबेडकर नहीं पहुंच पाए, जहां उनका पहुंचना उनको भी लगता था जरूरी था और देश के रूप में पूरा देश को भी लगता जरूरी था। और वो एक अपनी राजनीति थी उस समय, जगजीत राम की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति, जिस कारण वो चुनाव नहीं जीत पाए। तब मंडल जी ने अंबेडकर जी को बंगाल बुलाया और बंगाल से उनको चुनाव लड़ाया। स्वयं वो फरीदकोट से चुनाव लड़के जीते थे, और इनको शायद जसौर से, जिसको जोसौर बोलते हैं, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ाया और भारी मतों से जीता। उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले अंबेडकर, और उनको संविधान सभा में पहुंचाने वाले। तो वहां से चुनाव जितवा के और अपने बल पे चुनाव जिता के, उस चुनाव की भी बड़ी राजनीति है, दलित अलग निकल आए थे, बाकी कास्ट अलग निकल आई थी, लेकिन उसमें उन्होंने पूरी तरीके से उनको साथ दिया, तो उनको उन्होंने संविधान सभा में पहुंचाया। लेकिन 46 में जब अंतरिम सरकार बनने की बात आई तो कांग्रेस ने, नेहरू जी ने जो नाम दिया उसमें एक आध नाम जो था वो मुसलमानों के थे। आपको मालूम है कि विभाजन तो धर्म के नाम पे हो रहा था,
तो ये कहा गया कि भाई मुस्लिम लीग के जो मंत्री होंगे वो मुस्लिम होंगे और जो कांग्रेस के, तो इसमें जिन्ना ने आपत्ति उठाई, तो इन्होंने मौलाना आजाद का नाम था और भी एक आध नाम थे, उनको वापस ले लिया और कोई भी मुस्लिम नाम नहीं दिया। लेकिन जिन्ना ने अपने जो मंत्रिमंडल का नाम दिया उसमें उन्होंने जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम दिया। मतलब अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की तरफ से जोगेंद्र नाथ मंडल अंतरिम सरकार में मंत्री थे। और हाँ, लेकिन वहां पे भी उन्होंने एक काम किया था, उन्होंने कहा था कि इस प्रस्ताव को मैं तब मानूंगा जब अंबेडकर जी से मुझे इसकी सहमति मिल जाएगी। उस समय किस्मत से अंबेडकर जी भारत से बाहर थे, इंग्लैंड में थे। इन्होंने टेलीग्राम से उनसे मांगा अनुमति सरकार में शामिल होने की मुस्लिम लीग की तरफ से, और उनको वो सहमति मिली। तो जब वो सहमति मिल गई तब उन्होंने वो वहां पे शामिल हुए। वो तो इस तरीके से वो मुस्लिम लीग के पूरी तरीके से प्रतिनिधि बन गए। इसके बाद का जो उनका रोल था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल था। आपको मालूम है कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिसको कहते हैं ग्रेट कलकत्ता मर्डर, जिसमें लाखों हजारों हिंदुओं को के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। उस समय बहुत लोग ये सोच रहे थे कि जोगेंद्रनाथ मंडल उसमें कुछ रिएक्ट करेंगे, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने पब्लिक में जाके ये कहा कि दलितों को इस आंदोलन से बाहर रहना चाहिए। तो जब वो दलित उस आंदोलन से बाहर हो गए तो ये मारकाट में हिंदुओं को और ज्यादा नुकसान हुआ, और इस पर कई किताबें हैं, उसको पढ़ना चाहिए, जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद और जिसके बाद में ग्रेट कलकत्ता मर्डर कहते हैं। लेकिन अक्टूबर में यही नोआखाली में पहुंच गया, जहां बाद में गांधी जी पहुंचे थे। नोआखाली में जो दंगे हुए, वो दंगे पूरी तरीके से दलितों के खिलाफ थे। उसमें दलित हिंदू को बुरी तरीके से मारा गया, धर्षण हुआ, बलात्कार हुए, मतलब जिस तरह की क्रूर और घटनाएं हो सकती थी सारी कुछ हुआ। वो देखने के बाद इनका मन जरूर पसीजा, और इनसे कई लोगों ने, कई समुदाय ने, इवन इनके जो खुद के समुदाय हैं, जो दलित समुदाय, उन्होंने भी इनसे किया कि आप कम से कम इसका विरोध कीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों इनके दिमाग में ये था कि ये तो एक तात्कालिक घटना है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने कायदे से उस जो दंगा था 1946 का, जो दंगा था जिसकी आंच ब्रिटेन तक सुनाई दे रही थी, उसमें इन्होंने कभी भी कोई न्यायपूर्ण स्टैंड नहीं लिया। ये लोगों की हत्या होते दिखते रहे, और कहते हैं कि एक बार कलकत्ता में इसी से नाराज होकर कुछ हिंदुओं ने इनको मारने की भी कोशिश की थी, या इनके पीछे दौड़ लगाई थी मारने के लिए। उसमें भी इनको हिंदुओं ने ही बचाया था, किसी मुस्लिम ने बचाने नहीं आया था, या कोई और कम्युनिटी नहीं आया था। पर ये सब किताबों में लिखा हुआ और सच्ची घटनाएं हैं, ये हुई हैं, ये जो एक्टिविटी हुई है। अब इन सब परिस्थितियों में भारत का विभाजन हो जाता है। भारत के विभाजन से पहले 10 अगस्त को, चूंकि भारत का विभाजन आपको मालूम है कि 1947 इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत भारत का विभाजन होना था। उसके तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बनने थे, तो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बननी थी। पाकिस्तान की जो अलग संविधान सभा बनी, उसका पहला कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया, और 10 अगस्त 1947 को उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक भाषण भी दिया। और उस भाषण में भी उन्होंने कहा, दलित मुस्लिम एकता की बात कही, उन्होंने कहा सबके लिए, उन्होंने सेकुलरिज्म की भी बात कही। और उसके अगले ही दिन 11 अगस्त को, आपको याद होगा 11 अगस्त को जिन्ना का वो भाषण, जिसको बहुत बार सुनाया जाता है, जिसमें एक ही बार, मुझे लगता है पाकिस्तान के इतिहास में एक बार वहां पे सेकुलरिज्म की बात हुई थी और सभी धर्मों को लेकर चलने की बात हुई थी, ये बात कही गई थी। लेकिन उसके पीछे भी एक राजनीति कही जाती है कि ये था, ये सोचा जा रहा था कि सारे मुस्लिम भारत के पाकिस्तान आ गए तो क्या इस वेट को, तो कहते हैं कि वो भी एक जिन्ना की बड़ी कैलकुलेटिंग चाल थी, बताना था। लेकिन ये 10 और 11 अगस्त, इसके बाद संविधान सभा में कभी भी इस तरह का ना कोई चर्चा हुई है, ना इस तरह का संविधान बना। खैर, और उसके बाद वो वहां पे कानून मंत्री भी बनाए गए। पहले कानून मंत्री थे लॉ में, और अब एक आप देखिए कितना एक वो है, वहां का कानून मंत्री भी दलित, यहाँ का कानून मंत्री आपको मालूम है अम्बेडकर साहब बने, वहां वो श्रम मंत्री भी थे, लेबर मिनिस्टर भी थे, और भारत में भी लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम, वो भी एक दलित। बाद में उनको 2 मंत्रालय और दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन बस इसके बाद ही उनका पाकिस्तान से मोहभंग होना शुरू हो गया। और ये मोहभंग क्यों हुआ? ये मोहभंग इसलिए हुआ कि उसके बाद जिस तरीके से, और उसका पूरा विवरण उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस तरीके से ढाका में और बाकी जगहों पे, फरीदकोट में, नोआखाली में जितने दंगे हुए, जिस तरीके से वहां के दलितों को मारा गया, वो उससे बिल्कुल विचलित हो गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की और इसको संभालने की कोशिश की। उनको हर दौरे में भेजा जाता, उन्होंने खुद अपने उसमें लिखा
और उनसे ऐसा बयान दिलाया जाता ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जाए कि नहीं भाई इस सब कुछ हो नहीं रहा है। तो ये चलता रहा, लेकिन वो बिल्कुल अंदर से आहत होते चले गए। उसमें उन्होंने अपने ढाका का और एक दो उसका उन्होंने विवरण दिया है, तो वो बिल्कुल विचलित हो चुके थे। और इसके बाद जब जिन्ना साहब की डेथ हो गई, उसके बाद तो बिल्कुल अलग पड़े। जब तक जिन्ना साहब थे तो उनको एक भरोसा था, वो कई बार उन्होंने पत्र लिखा, कई बार उन्होंने संसद में इस मामले को उठाया कि आपने ये कहा था कि यहाँ पे सभी वर्गों को समान अधिकार मिलेगा, ये एक धर्मनिरपेक्ष जैसा राज्य बनेगा, वो कुछ हो नहीं रहा। और कुछ हो नहीं रहा तो छोड़ दीजिए, अत्याचार अगर आप उनके, अभी मैं उसके पत्रों के कुछ थोड़े बहुत उदाहरण आपको दूंगा, अत्याचार अपनी चरम सीमा पे थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1950 में अक्टूबर में वो वहां से भारत आ जाते हैं। कहते हैं कि उनके ऊपर एक केस भी दर्ज हो गया था राजद्रोह का, हालांकि उसका कोई बहुत अभी ऐसा रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन कुछ उनके खिलाफ यहाँ हो गया था और उनको खुद को अपनी जान की खतरे, उनकी अपनी जान खतरे पे आ गई थी। तो वो भागते हुए भारत आते हैं और भारत में आने के बाद वो कोलकाता से अपने प्रधानमंत्री को, मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को 8 अक्टूबर को एक पत्र लिखते हैं। लगभग 28 पेज का उनका ये त्याग पत्र, जिसमें 40 पैराग्राफ है। और उस पैराग्राफ कि क्या हो रहा था, उसके पहले एक पैक्ट भी हुआ था, ये जो अत्याचार हो रहे थे तो एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, जिसके विरोध में आपको याद होगा श्यामाचरण मुखर्जी जो उस समय नेहरू के कैबिनेट में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। बाद में वो कश्मीर आंदोलन में उनकी शहादत हो गई। ये सारे घटनाक्रम होते हैं और ये चले आते हैं। 1950 में 8 अक्टूबर 1950 को ये अपना त्याग पत्र लिखते हैं और उस त्याग पत्र में वो एक एक घटना का वो जिक्र करते हैं। और उसमें उनके अगर मैं इसको याद करने की कोशिश करूं तो एक घटना पे वो लिखते हैं एक जगह पे, शायद 34वें पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में रहने का मतलब है कि या तो आप धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम हो जाओ या आप अंधेरे में गुम हो जाओ। उन्होंने लिखा है कि ढाका में किस तरीके से 10,000 लोग को 20 फरवरी की घटना, उन्होंने घटना को डेट के साथ लिखा है, किस तरीके से वहाँ के सभी जो दलित वर्ग था या हिंदू वर्ग था, उनके डॉक्टरों से, उनके दुकानों का लोगों ने बहिष्कार किया, जिससे उनका जीवन जीना मुश्किल होगा। किस तरीके से एक घटना उन्होंने, पहला घटना तो उन्होंने एक मछुआरे की एक मछुआरा हिंदू ने डाल दिया और एक दूसरे मछुआरे ने डाल दिया और उसने आरोप लगा दिया। मतलब कोई मुस्लिम कोई आरोप लगा दे और बस उसके बाद वहां पे दंगा हो जाता था और जिसको कहते थे कि प्रशासनिक किलिंग होती थी। ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूँ, उनके, मैं भी आप अपने डिस्क्रिप्शन पे उनके उस जो किताब है, जो उनका उनका जो त्याग पत्र है, बड़ा लंबा सा त्याग पत्र है, 27-28 पेजों का त्याग पत्र है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और मैं चाहता हूँ कि उसको आप पढ़ें। और यही नहीं, आप देखिए, अगर अभी आप संसद देखेंगे, एक और व्यक्ति थे भूपेंद्र नाथ दत्त, उनके बारे में भी कभी होगा तो एक छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा। वो भी वहां के संविधान सभा के सदस्य थे, हालांकि उन्होंने थोड़ा लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो भी हार गए। वो वहां के संविधान सभा के सदस्य थे, वहां के सांसद बने, विधायक बने, लेकिन 1962 में उनको भी अंततः भारत लौटना पड़ा। मतलब ये समझ में आ गया कि जो टू नेशन थ्योरी है, उसमें यदि आप धर्म को महत्व दे देंगे तो फिर दूसरे समुदाय को वहां पे कोई जगह नहीं मिलती। जोगेंद्रनाथ मंडल और अंबेडकर जी में जो अंतर दिखाई, इस पूरे उसमें जो अंतर दिखा, वो अंतर मूल रूप से ये था कि जोगेंद्रनाथ मंडल पूरी राजनीति को आर्थिक और सामाजिक चश्मे से देखते थे। उनको ऐसा लगता था कि मुसलमानों का और दलितों का समस्या एक ही है कि भाई बड़े भूमिहार, उनको जिनके पास पैसा है, बड़े लोग उनको करते हैं, हम दोनों गरीब हैं तो हम दोनों मिल जाएंगे। जो अभी भी कहता है, अभी भी चलता रहता है ना कि दलित और मुस्लिम गठजोड़, जिसको बहुत समय भीम गठजोड़ भी कहते हैं, वो उन पर विश्वास करते थे। लेकिन उनका वो विश्वास 3 साल में नहीं टूटा, टूट तो 1 साल में ही गया था। 3 साल में तो उन्होंने समझा कि जिन्ना जी के जाने के बाद, जब जिन्ना का इंतकाल हो गया, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं। और आप समझिए कि वो रात को छुपते और बचते हुए यहाँ पे आए और उनका जो उन्होंने जो त्यागपत्र दिया, उसका कोई जवाब वहाँ के प्रधानमंत्री लियाकत अली जी, हालांकि उनका भी फिर 1 साल बाद ही असैसिनेशन हो गया, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या हो गई। लियाकत अली भी चले गए। जब तक लियाकत अली थे तब भी थोड़ी बहुत, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल पे थे, उनके भी सहयोगी थे। तो अब आप इस पूरे प्रकरण को समझिए कि ये जो मिथुआ थे, जो नमोसूत्र थे, अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा। जब विभाजन हुआ तो ये क्या चाहते थे, जोगेंद्रनाथ मंडल चाहते थे कि पूरा का पूरा बंगाल अविभाजित रहे और स्वतंत्र हो जाए। अगर ये ना हो पाए, क्योंकि माउंटबेटन की जो योजना थी 3 जून वाली, उसमें ये साफ कर दिया गया था कि बंगाल को हम स्वतंत्र राज्य नहीं बनाएंगे।
तो उनकी इच्छा थी कि पूरा का पूरा बंगाल जो है, जो आज का वेस्ट बंगाल, उसको लेके वो पाकिस्तान पे मिल जाए। अब आप समझिए कि उस समय के कम्युनिस्ट भी यही चाहते थे, और उसको रोकने का प्रयास जिन्होंने किया उनमें सबसे बड़ा नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने कहा नहीं भाई, जब धर्म के आधार पे ही देश का बंटवारा हो रहा है तो भी धर्म के आधार पे बंगाल का भी बंटवारा होगा, तो उसको बंटवारे को रोक के और इतना रोकना। दूसरा, जिन्ना ने इनका बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया, जिसके कारण बहुत से क्षेत्र जो भारत में रहने थे वो पाकिस्तान में चले गए, जिसमें विशेष रूप से मैं 3-4 जिलों का नाम लेता हूँ, जिसमें जसोर है, फरीदकोट है। यहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे लेकिन उनमें दलित ज़्यादा थे। जोगेंद्र नाथ मंडल के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाया गया कि भैया आप लोग पाकिस्तान में, तो उनका जो समर्थन था वो पाकिस्तान के साथ था। और इसलिए, और एक क्षेत्र तो आपको मालूम है कि 3 जून की जो माउंटबेटन योजना थी उसमें कुछ जगहों पे वोटिंग होनी थी, मतलब वोटिंग मतलब जन्म संग्रह होना था। उसमें एक सियालहट जगह था, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है सियालहट, अभी बॉर्डर है भारत का उसमें बांग्लादेश के साथ। सियालहट में 23% तो सिर्फ नमसूद्रो थे। तो सियालहट भारत में आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए एक जन्म संग्रह होना था। उसमें विशेष रूप से जोगेंद्रनाथ मंडल को भेजा गया। जोगेंद्रनाथ मंडल जाके वहाँ के दलितों को ये समझाया कि हमको पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग करनी है, और उनके प्रयासों से सियालहट जिसे भारत में आना था वो वहाँ चला गया। हालांकि कोशिश तो थी, मतलब ये तो सुहरवर्दी का भी नारा था कि कोलकाता जो है वो बंगाल का मुकुट, हम कोलकाता को भी लेके जाएंगे, लेकिन उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शिशिर घोष, इनके सब प्रयासों से ये रुक गया। आप एक और आश्चर्य होता, मैं भी अश्विनी दत्त की बात बताया जो वहाँ पे थे। हालांकि उनका अगर आप पुराना देखेंगे तो बहुत अच्छा है। 23 साल तो वो जेल में थे। दुनिया में सबसे बड़ा भूख हड़ताल, 78 दिनों का भूख हड़ताल करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन पता नहीं क्यों उनको भी ऐसा लगा कि पाकिस्तान में ही हम ज़्यादा सुरक्षित हैं, और अब ये एक अलग उसका विषय हो सकता था। और फिर वो सपना, जिनको भी लगा सबके सपने टूटे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रभाव को देखें और जो लियाकत अली और नेहरू पैक्ट को देखें, दिल्ली पैक्ट को देखें, या इस तरह के आंदोलन को देखें, मथुरा आंदोलन को देखें, सब चीज़ों को देखें, तो हमको समझ में आता है कि ये जो विभाजन है, इस विभाजन में बहुत चीज़ों को इग्नोर किया गया। और उसमें आपको मालूम है कि जब भारत का विभाजन हुआ और ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसमें बहुत से ऐसे क्षेत्र थे, क्योंकि आप ये जो विभाजन तो 15 अगस्त को दोनों देश स्वतंत्र हो गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हो गया, लेकिन विभाजन की रेखा जिसको रेडक्लिफ ने खींचा था उसको 17 अगस्त को घोषित की गई। तो स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली और विभाजन की रेखा स्पष्ट हुई 17 अगस्त को, क्योंकि उसको पब्लिक किया गया कि कौन सा क्षेत्र भारत में रहेगा और कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में रहेगा। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र, जसोर, खुल्लान, फरीदकोट, ये 15 से 17 अगस्त तक ये भारत का तिरंगा फहराते रहे। फिर बाद में जब वो देखे कि भैया जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भाई ये तो बांग्लादेश में चला गया। तो इस तरह की घटनाएं हुई। तो अगर मैं इसके कंक्लूजन में बात करना चाहूँ तो एक बड़ा नेता, एक बड़ा दलित नेता जिसकी अच्छी सोच थी दलितों के लिए, जो बहुत, आप देखिए कोई चुनाव नहीं हारा, राजनीति बहुत अच्छी तरह से की, लेकिन उनकी एक सोच, अम्बेडकर ने उनको कहा था, आपको ध्यान होगा कि अम्बेडकर को भी इस तरह का लालच उन्होंने दिया था हैदराबाद के नवाब ने कि भैया तुम हमारा साथ दे दो। तो अम्बेडकर ने कहा देश से बड़ा कुछ नहीं। और अम्बेडकर का बिल्कुल स्पष्ट मत था कि दलितों को किसी ऐसे समाज में इज्जत नहीं मिल सकती जहाँ पे आपको पूरी तरीके से छूट ना हो। तो अम्बेडकर के सहयोगी थे, अम्बेडकर को अपना गुरु भी मानते थे, सब कुछ था, पर अम्बेडकर और इनमें ये एक मतभेद था, और इसके कारण ही ये पाकिस्तान चले गए। और इस तरह से 50 में आए, 68 तक ये यहाँ जिए। हालांकि उसके बाद उन्होंने जो अम्बेडकर की बाद में पार्टी बनी रिपब्लिकन पार्टी, उसके वो में के लिए काम करते रहे, उसकी बंगाल शाखा भी खोले, लेकिन उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला, ना वो एक्सेप्टेंस मिला। और फिर लगभग गुमना एक अंतिम दिन एक कार्यक्रम करते हुए बंगाल के एक छोटी सी जगह बागी में उनकी 5 अक्टूबर को शायद उनकी डेथ हो गई 1968 में। तो 64 वर्ष की बहुत बड़ी आयु नहीं होती। योगदान था, ये बहस का विषय हो सकता है, और इसमें 2 पक्ष देख सकते हैं, एक दलित पक्ष देख सकते हैं और एक पाकिस्तान का निर्णय। तो पाकिस्तान के निर्णय में तो वो पूरी तरीके से फेल हुए, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा भारत को मिलाना चाहते थे। दलितों के मामले में उनकी सोच थी, उसमें हम एक बहस हो सकती है कि हम कितने सफल हुए। हमने बहुत से कानून बनाए, लेकिन हम ये मानते हैं कि दलितों को भी और कुछ मिलना चाहिए, सिर्फ कानून बनाने से नहीं मिलेगा। क्या समाज में उतनी जागरूकता आई या नहीं आई। तो मैंने कोशिश की है कि जोगेंद्रनाथ मंडल के सिर्फ जीवन परिचय को न दूं, मैं कोशिश करूं उस बैकग्राउंड को समझने की और समझाने की, ताकि आप समझ में पाएं कि जोगेंद्रनाथ मंडल क्यों आज फिर भी चर्चाओं में है। धन्यवाद।